नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। मेरे साथ आप रोज़ाना कवर करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज की तारीख है 24 जनवरी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सेशन आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। 24 जनवरी की आज तारीख है। हमारा क्रम होता है, हम सबसे पहले आज से जुड़े हुए इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का जो इतिहास है वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है जिनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। तो भाभा साहब का जो है निधन हुआ था 24 जनवरी 1966 को और हमारा परमाणु कार्यक्रम थोड़ा टल गया था। तो आज ही के दिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का एक प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। ये यूरोप के पास ये प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें बताया जाता है कि 1909 में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भाभा का जन्म 30 अक्टूबर को मुंबई के अमीर पारसी परिवार में हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन डॉक्टर भाभा को भारत का लियोनार्डो दा विंची कहकर बुलाते थे। और 1966 में 24 जनवरी के दिन यानी आज की ही तारीख को क्या हुआ, एयर इंडिया का विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था लेकिन ये यूरोप के आल्प्स माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया। हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोगों की मौत हो गई थी। ये हादसा बड़ा ही दर्दनाक हादसा था जिसमें हमने हमारे भारत के गौरव को खो दिया था। इसके अलावा हादसे के 3 महीने पहले भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे कहा था कि अगर उन्हें छूट मिले तो वे 18 महीने में एटम बम बनाकर दिखा सकते हैं। कहा जाता है कि पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने भाभा को अपने कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन भाभा ने वैज्ञानिक तौर पर काम करने का फैसला किया था, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। कई तरह की कॉन्स्पिरेसी इसके लिए कही जाती है कि अमेरिका का भी इसमें CIA का भी रोल था इस प्लेन क्रैश में। वो नहीं चाहते थे परमाणु हथियार से लेस हो जाए भारत। चलिए, आज के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो 2027 के बाद परिसीमन के ऊपर एक आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे जो हमारा GS पेपर 2 के राज व्यवस्था और संघवाद के फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से जुड़ेगा। दूसरा है ब्रिक्स भारत शिखर सम्मेलन, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और एसए। इसमें कुछ ऐसी आर्टिकल्स में कुछ चीज़ें हैं जो GS पेपर 3 के पर्यावरण पारिस्थितिकी कॉप से जुड़ेंगे और आप इसको निबंध लेखन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद गरिमा का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, ये आशा वर्करों के लिए आया है जो आप सोशल जस्टिस GS पेपर 2 के अंदर हम इसको कवर करेंगे। इसके अलावा धार भोजशाला का जो मामला है ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या इस पर फैसला सुनाया। तो बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर जो धार भोजशाला कमल मौला मस्जिद का जो क्षेत्र है यहाँ पर दोनों ही चीज़ों की परमिशन दी, उसको थोड़ा समझेंगे। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये GS पेपर 1 का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से भारत में कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा रोगाणु रोधी प्रतिरोध, रोगाणुओं से जो रोधियों का प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, AMR जिसको कहा जा रहा है कि लोगों के ऊपर मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं और ये एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस है, एक बड़ा स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक चीज़ है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस चीज़ का उल्लेख किया था। तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध के ऊपर भी एक आर्टिकल है, उसको भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो सेशन आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे आपकी जो समझ है वो विकसित हो पाएगी। हमें किस तरीके से उत्तर लेखन करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कौन कौन से आयाम को हमको वहाँ पर जोड़ना है, वो हम बेहतर तरीके से यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया कि कोड नंबर 10 चर्चा में था क्योंकि ये क्या है, संविधान संशोधन मामले की सुनवाई करता है, नहीं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जो कोर्ट रूम की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये कोड नंबर 10 चर्चा में चल रही थी। तो आंसर नंबर बी है। चलिए आर्टिकल्स पे आते हैं। सबसे पहला ये एडिटोरियल है, संपादकीय है। SY कुरैशी साहब ने लिखा है, ये इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के और ऑथर हैं। एक किताब है इनकी, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस। इंडियन इलेक्शन से जुड़ी हुई किताब को लिखा है। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है डिलिमिटेशन आफ्टर 2027 रीड्रॉइंग पावर इन इंडिया। यहाँ पे बात हो रही है परिसीमन की। डिलिमिटेशन वो चीज़ है जिसके तहत सीटों का आवंटन होता है। कहाँ पर आवंटन होता है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में विशेष तौर पर सीटों का आवंटन। लोकसभा की अगर हम बात करें, साथ साथ विधानसभाओं में भी बात करें तो यहाँ पर भी सीटों का आवंटन और साथ साथ राज्यसभा के अंदर भी सीटों का जो आवंटन है उसके परिवर्तन में जो बड़ी भूमिका निभाता है वो परिसीमन निभाता है, जिसको इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहा जाता है। अब ये डिलिमिटेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें
तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एवरी डेमोक्रेसी, हर लोकतंत्र में, लोकतंत्र हम पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है जो जनता से ही शक्ति में आए, जनता के लिए ही शक्ति में आए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। जनता के लिए हो, जनता से हो और जनता का हो। तो अगर हम बात करें लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है लोग, लोगों के लिए। तो अगर कोई प्रतिनिधि हमारा लोकसभा में है, अगर कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में है, कोई विधानसभा में है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वो जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अब होता यह है कि जैसे हमारे यहाँ जनगणना का प्रावधान है, तो जनगणना वैसे हमारे यहाँ सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि भाई 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुई, फिर 1881 से ये नियमित तौर पर होने लगी और हर 10 वर्ष में होती रही। तो 1891 में हुई, फिर 1901 में हुई, 11 में हुई, आज़ादी के बाद 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई और 2011 में हुई और लास्ट जो हुई है 2021 में। 2021 की जो जनगणना है ये होनी चाहिए थी, जो हो नहीं पाई। तो अभी हमारे पास जो डेटा हैं वो 2011 के ही हैं। अब 2021 की जो जनगणना थी वो अब होगी 2027 में। अब जब नई जनगणना के डेटा आएंगे तो उसके आधार पर क्या किया जाएगा? परिसीमन किया जाएगा। तो अब यही बात जो है कुरैशी साहब ने यहाँ उठाई है कि हर डेमोक्रेसी में पीरियडिकली एक समय के अनुसार ये परिवर्तन होता है कि जैसे आज लोकसभा में जो सीटें हैं वो सीटों को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रतिनिधित्व भी तो बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर बात है। तो यहाँ पर एवरी डेमोक्रेसी मस्ट periodically redraw its electoral map to reflect population change. In India, the process is known as delimitation. और यही प्रक्रिया भारत में परिसीमन कहलाती है. On paper, it is a routine constitutional adjustment. In reality, the next delimitation exercise due after census 2027 will be the most consequential redrawing of political power since independence. It will redefine how seats are distributed in Lok Sabha and how India understands fairness, federalism, and regional balance. The constitution required delimitations after every census, but this principle has been suspended for nearly half a century. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तो जो प्रावधान दिया था उसके अनुसार क्या है कि जनगणना जैसी होगी वैसे ही परिसीमन होना चाहिए, लेकिन परिसीमन कई वर्षों से फ्रीज पड़ा हुआ है। 1976 में इसको फ्रीज किया गया, फिर बाद में इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। तो अब 2026 हम पहुंच चुके हैं, अब 2027 में जनगणना होने वाली है और ये आगे के लिए भारत का एक रोड मैप बहुत अलग तरीके से तैयार करेगी। तो इस आर्टिकल के जरिए मैं आपको कुछ अलग अलग बिंदुओं को समझाने का प्रयास करूंगा। एक प्रश्न के जरिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेंस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2027 के बाद परिसीमन भारत के संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन बदल सकता है। चर्चा कीजिए कि भाई कैसे ये पूरा का पूरा पावर के अंदर एक शिफ्ट ला सकता है, ये पैराडॉक्स कैसे साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं परिसीमन। तो परिसीमन की जो शर्तें हैं उनको किस तरीके से लागू किया जाए और इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत एकदम अलग अलग नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे उसका भी कारण आज हम समझेंगे इसमें, क्योंकि भाई दोनों जगहों पर जो जनसंख्या का अनुपात है, जो वृद्धि है, उसमें बहुत अंतर है। तो अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो परिसीमन है, परिसीमन की अनुसार तो ये होना चाहिए कि भाई अगर कोई एक सांसद है तो वो सांसद हो सकता है 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन अगर यहाँ जनसंख्या 2 लाख हो गई है तब भी वो एक ही सांसद रहे तो ये सही नहीं है। इसकी जगह फिर 2 सांसद होने चाहिए। तो ये जो प्रावधान है परिसीमन यही कहता है, मतलब संविधान में इस चीज़ को बताया गया है कि भाई जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति है वो ऐसा ना हो कि उसके ऊपर ज़्यादा भार आ जाए, वो जनता तक सही सेवाएं पहुंचा पाए। लोकतंत्र का तो यही अर्थ है। अब 2027 के बाद जब जनगणना होगी तो हालांकि जनगणना में केवल जनसंख्या नहीं नापी जाती, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है। तो जनसंख्या एक पैरामीटर है जो जनगणना के बाद आता है, लेकिन याद रखना सेंसस जो है
गृह मंत्रालय के अधीन एक करवाई जाती है और इसमें केवल कुछ लोगों का काउंट नहीं किया जाता, मतलब वो भी है। इसमें सबसे पहली चीज़ है विकास दर निकाली जाती है। विकास दर का सीधा सा अर्थ होता है इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और विस्थापन दर, इनको निकाला जाता है। दूसरा जो है इसके अंदर विकास दर के अलावा इसमें लिंग का अनुपात निकाला जाता है, इसमें साक्षरता दर निकाली जाती है, इसके अंदर जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है और इसके अंदर ही शहरीकरण के भी डेटा निकाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जनगणना के भीतर करवाई जाती है और उसके उपरांत फिर इनसे आए हुए रिजल्ट्स के ऊपर दूसरी चीज़ों पर विचार किया जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें जिसकी जो सबसे बड़ा मुद्दा है परिसीमन, जो जनगणना के बाद होगा, तो परिसीमन को कैसे समझना है, कैसे इस आंसर को फ्रेम करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि भाई परिसीमन भारत के संघीय ढांचे में कैसे शक्ति संतुलन बदल सकता है। संघीय ढांचे मतलब हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई प्रतिनिधित्व का विस्तार है और वो किसी भी लोकतंत्र में अपनी बात को रखने में सक्षम है या नहीं है। तो परिसीमन की बात करें तो भारत में लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। चाहे वो लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा सीटों की बात करें, उनका जो परिसीमन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। इसके अलावा लेकिन 1976 में लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण फ्रीज कर दिया गया। 1976 में इसको आगे ये नहीं कहा गया क्योंकि मामला यही था कि भाई दक्षिण के राज्यों में जो जनसंख्या थी वो कम थी, उत्तर भारत में ज़्यादा थी। तो इससे ये होता कि उत्तर में ज़्यादा सांसद आ सकते थे और दक्षिण में कम आते, तो किसी भी तरीके के पॉलिसीज़ मेकिंग करने में एक बहुत बड़ी इश्यूज़ क्रिएट होते। तो इस चीज़ को लेकर किया गया, तो ताकि राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित ना किया जाए, क्योंकि जनसंख्या को रोकना एक अच्छी चीज़ है और जो कम कर रहा है उसको कम सीटें मिल रही हैं, इसलिए 1976 में इसको फ्रीज किया गया। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया उन्हें सजा ना मिले, यही पूरा का पूरा मामला था। इसके अलावा बाद में 2001 में 84वां संविधान संशोधन करके इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया, जो अभी 2026 में हम चल रहे हैं। अब 2027 के बाद जनगणना आधार के बाद परिसीमन की संभावना बढ़ जाती है और जैसे ही परिसीमन की संभावना बढ़ती है तो फिर वही विवाद खड़ा होने की खतरा है कि क्या दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्य आपस में सही तौर पर, क्योंकि दक्षिण को कहीं ना कहीं शिकायत है और बहुत सारे आज आप देखिए भाषा का मुद्दा है, कई चीज़ों में अंतर नज़र आ रहा है। और अगर इस तरीके से चीज़ें हुई तो उनके मन में ये चीज़ ना चली जाए कि भाई भारत में रहते हुए भी उत्तर भारत के लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, हमें दंड इस चीज़ का दिया जा रहा है कि हमने जनसंख्या और कई पैरामीटर्स में अच्छा कार्य किया है। तो हाँ, जैसे कनाडा का एक प्रांत है अल्बर्टा, अल्बर्टा कई बार कनाडा से बाहर आने का प्रयास करता है। वो कहता है कि भाई दूसरे राज्य पैसा कम ला कर देते हैं, सब कुछ हम करते हैं और उसके बाद उन्हीं संसाधनों का उतना वित्तीय जो वितरण है वो हमें सही ढंग से नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अविश्वास को बढ़ाती है। तो परिसीमन करना एक तो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन जो राज्य अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उनको ज़्यादा सांसद मिलना वो कहीं ना कहीं अविश्वास लाने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पर परिसीमन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, मतलब हर व्यक्ति का जो वोट है वो किसी ना किसी को तो जाता है और वो उसका प्रतिनिधित्व जाकर संसद में भी करता है, विधानसभाओं में भी करता है। इसके अलावा जहाँ जनसंख्या ज़्यादा, प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी कई जगह जनसंख्या बड़ी है, सीटें वही हैं, इसलिए असमान प्रतिनिधित्व है, तो परिसीमन की ज़रूरत आन पड़ती है। इसके अलावा सत्ता का पुनर्संतुलन की बात करें तो परिसीमन के बाद संभावना है कि उत्तर मध्य भारत, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश वो राज्य है भारत का जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा देश है, भारत 7वां बड़ा देश है, हमसे बड़ा एरिया है ब्राज़ील के पास, और ब्राज़ील की जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ यूपी में है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो हैं इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन राज्यों ने जनसंख्या को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की सीटें कम स्थिर हैं। इसमें राजनीतिक शक्ति का झुकाव बढ़ सकता है, मतलब पूरे जो निर्धारित करेंगे। अब लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटें यहाँ से आती हैं और यूपी का चुनाव पूरा का पूरा समीकरण बिगाड़ देता है।
तो यहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए ये होगा कि फिर वो उन राज्यों को नज़रअंदाज करने लगेंगे क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही होंगी। तो ये मामला बार बार कहीं ना कहीं इसमें जुड़ जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तो चिंता है ही, क्योंकि दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, स्वास्थ्य में अच्छा प्रदर्शन किया है, शिक्षा में, महिला सशक्तिकरण में बेहतर परिणाम दिए हैं, और उसके बाद उन राज्यों को प्रतिनिधित्व ना देना एक तरह से सजा है कि भाई अच्छा कार्य करने पर भी हमें परिसीमन के जरिए कम सीटों का आवंटन किया गया। तो डर यह है कि उन्हें सफल नीति का नुकसान होगा, क्योंकि कम जनसंख्या वृद्धि, कम सीटें और कम प्रभाव। इसके कारण ये पॉलिसी पैराडॉक्स बन जाता है, जो अच्छा करे उसे नुकसान और जो खराब करे उसे लाभ, ये वाली नीति आ जाती। तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? ये चीज़ तो जो डर है वो नज़र आ रहा है, लेकिन समाधान क्या है जिससे दोनों ही चीज़ें ऐसा ना हो कि भारत के अंदर हम दो तरह के विचारधाराओं को उत्पन्न कर दें। क्योंकि भाषा को लेकर आप देख रहे हैं आए दिन कर्नाटक में, महाराष्ट्र में एक तरीके से भेदभाव की भावना बढ़ रही है, और इस तरह के अविश्वास आने पर कई देशों की स्थितियां हम देख चुके हैं। हालांकि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने पावर शेयरिंग को, शक्ति का जो पृथक्करण है उसको बहुत अच्छे से किया है, और समय समय पर भारत एक उदाहरण बनकर उभरा है। हमारे यहाँ श्रीलंका जैसी स्थितियाँ नहीं हुई, हमारे यहाँ म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कई देश हैं जहाँ पर पावर्स को लेकर समुदायों के बीच में मनमुटाव और वो उसका राजनीतिकरण होता हुआ नजर आया। तो इसमें एक सही तरह का पैमाना तय करना और सही तरीके से इस चीज़ का आवंटन करना बड़ा अनिवार्य है। तो इसीलिए कि सीटों को बढ़ाया जाए, लेकिन अनुपातिक तौर पर बढ़ाना एक सही सॉल्यूशन हो सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि उत्तर और दक्षिण की जो खाई है वो और बढ़ती जाए, और राजनीतिक तौर पर अगर ये खाई बढ़ी तो इसका नुकसान जो है वो भारतवर्ष को चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो सहकारी संघवाद, जिसको हम फेडरलिज्म कह रहे हैं, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो सहकारी संवाद कमज़ोर पड़ सकता है। दक्षिणी राज्य महसूस कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ घट रही है, और राज्यों के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज़ी से, पोलराइजेशन यहाँ पर क्रिएट होगा, जिस चीज़ को रोकने के लिए ये परिसीमन बहुत ही सावधानी और बहुत संवेदनशीलता के साथ करने की आवश्यकता यहाँ पर देखने मिलती है। चलिए अगले जो है एडिटोरियल पे आते हैं। ये एडिटोरियल जो है, ब्रिक्स इंडिया समिट्स नीड अ ग्रीन एंड रीसाइलेंट एजेंडा। मंजीव पुरी सारे हैं, ये डिस्टिंग्विश फेलो हैं टेरी, और फॉर्मर लेड हैं नेगोशिएटर UNFCCC के। जो UNFCCC है उसकी अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहलाता है, इसकी बात की जा रही है। और ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया में होने वाली है इस साल। तो ब्रिक्स आप लोगों को पता है, पहले ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। साउथ अफ्रीका भी इसमें बाद में जुड़ा, लेकिन अब जो है इसमें और भी देश शामिल हो गए हैं। अगर हम बात करें तो ब्रिक्स एक तरीके से म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें कई देश शामिल हो गए हैं अभी। तो अब इसमें केवल ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका नहीं है, इसमें और भी देश शामिल हुए हैं, जैसे UAE इसमें शामिल हुआ है, इजिप्ट यानी मिस्र, ईरान, इथोपिया, ये भी अब ब्रिक्स का हिस्सा बने। तो ब्रिक्स पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब विस्तार करके ब्रिक्स प्लस कर दिया गया। ये जो तर्ज पर बनाया गया था, जैसे G7 देश हुआ करते थे, जिसमें विशेष तौर पर G7 आप लोगों को शायद पता हो, तो G7 में जो देश आते हैं वो है USA, कनाडा, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके अलावा जापान और UK। इन 7 देशों को G7 कहा जाता है। तो इन्हीं को ये एक तरीके से इनके विकल्प के तौर पर, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे विकसित देशों का समूह था, तो एक दूसरे देशों ने अपना एक समूह बनाया जिसको ब्रिक्स कहा गया। इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा, और ये सारे देश जनसंख्या और विकासशील की श्रेणी के अंतर्गत थे। तो इन्होंने एक मंच साझा किया, जिसमें अब UAE भी शामिल हुआ है, इजिप्ट भी शामिल हुआ है, इथोपिया भी शामिल हो गया, ईरान भी शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है कि भारत तो इसकी पहल को करने वाला है, लेकिन इसमें इस समिट में ग्रीन एंड रीसाइलेंट एजेंडा को उठाना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक मेजर कंसर्न बनकर उभर रहा है। इसी को लेकर ये आर्टिकल दिया है।
तो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया दिस ईयर, हैविंग होस्टेड G20 2023 infrastructure and organizational process in place, but India must quickly on in the summit focus. This should obviously resonate with India and BRICS, but critically be an issue that is for vital importance for global South. Given its vastly increased vulnerabilities to climate change, resilience is a top priority for South and also underscores India's and Prime Minister Narendra Modi global leadership on inclusive green agenda. नीड फॉर अ स्टेबलाइजिंग फोर्स। अब देखिए, पहले थोड़ी सी यहाँ बात, तीन चीज़ें इसमें दी हुई हैं जिनको मैं आप बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई ये हमारे पास एक अच्छा मौका है जिसमें एक मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, एक कॉमन कंसर्न है हमारे लिए, उसको बेहतर तरीके से उठाया जा सके, और साथ साथ अ चांस फॉर इंडिया टू ड्राइव चेंज, और भारत एक तरीके से ग्लोबल शिफ्ट लाने में मदद कर सकता है और भारत की भूमिका इसमें बड़ी अनिवार्य है। इसको पहले समझिए। तो ब्रिक्स क्या है, मैंने जैसा आपको बताया, ब्रिक्स के अंदर कुछ देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसका विस्तार होकर यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया ला दिया गया है। भारत ने G20 की सफल अध्यक्षता की है। G20 की जब बैठक हुई थी 2023 में, तो भारत ने इसको बहुत सफलतापूर्वक किया था। अब ब्रिक्स में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, क्लाइमेट क्राइसिस के समय में ब्रिक्स एक बड़ा मंच है, क्योंकि ये ब्रिक्स के जितने भी देश हैं यहाँ पर 40% के आसपास जनसंख्या है, ये जीडीपी इनकी 30% है, वैश्विक व्यापार में 26% इनकी भागीदारी है, यानी ब्रिक्स का निर्णय वैश्विक दिशा तय कर सकता है। तो ये आर्टिकल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि जिस तरीके से UNFCCC बनाया गया, UNFCCC क्या है, तो भाई एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर में क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर निर्णय लेती है। हालांकि UNFCCC आप सुनेंगे कि 1992 के अंदर इस तरह का विचार आया जब पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पर? तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये उस समय की ब्राज़ील की राजधानी थी। तो ब्राज़ील की राजधानी में इस तरह का सम्मेलन हुआ जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, या इसी को कहते हैं UNCED, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, पर्यावरण विकास पर ये सम्मेलन हुआ। और इसमें एक संस्था थी जिसका नाम था IPCC। IPCC को कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाई गई थी दो संस्थाओं के द्वारा, जिसमें भूमिका थी WMO की और दूसरी थी UNEP की। इन्होंने इस संस्था को बनाया ताकि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोका जाने के लिए कुछ रिसर्च किया जाए। इन रिसर्च के बेसिस पर 1992 के सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया। हालांकि यहाँ पर 5 मुद्दे उठाए गए थे। जब इस समिट की बैठक हुई तो इसमें जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा हुई, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जैव विविधता पर चर्चा हुई, और जैव विविधता के साथ साथ मरुस्थलीकरण को रोकने पर बात हुई। मरुस्थलीकरण को रोकने के साथ साथ इसमें सतत विकास और वन प्रबंधन, इन विषयों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। अब जब ये चर्चा हुई तो इसमें जलवायु परिवर्तन कैसे रोका जाए, और ये तो हर 10-10 साल में मिलते थे, क्योंकि इससे पहले 1972 में स्वीडन में बैठक हुई थी, 1982 में नैरोबी में बैठक हुई थी। तो ये 10-10 साल का प्रावधान था कि दुनिया भर के जो नेता हैं वो एक जगह पर मंच पर इकट्ठा होते थे और पर्यावरण के बारे में सोचते थे। लेकिन पर्यावरण के 5 विषय यहाँ से निकल कर आए और सोचा गया कि भाई पर्यावरण को बचाना है तो जलवायु परिवर्तन तो रोकना होगा। जलवायु परिवर्तन, वैसे तो जलवायु परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन औद्योगिकरण के बाद जो लगातार कार्बन उत्सर्जन हुआ उसकी वजह से सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं उभर कर आईं। तो जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए 1994 में एक संस्था बनी जिसको हम UNFCCC कहते हैं। और UNFCCC ने निर्धारित किया कि हम प्रति वर्ष मिलेंगे और एक कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकें। तो ये COP1 से लेकर 30 तक आयोजित हो चुकी है। अभी हाल ही में 2025 में COP30 का आयोजन ब्राज़ील के बेलेम में हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो COP1, ये COP पहला जो था जर्मनी में हुआ था,
बर्लिन शहर में, फिर जिनेवा में हुआ। लेकिन COP 3 जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, ये जापान के क्योटो में हुआ था। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, इसमें विकसित देशों को कुछ जिम्मेदारी लेनी थी। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। 2005 में कनाडा ने जब 8 विकसित देशों में कनाडा ने जब इस पर हस्ताक्षर किए तब ये लागू हुआ। बाद में कनाडा इससे बाहर हो गया। 2015 के अंदर COP 21 की बैठक हुई जिसमें पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौते में उस समय शामिल हुए बराक ओबामा, और बराक ओबामा सत्ता से बाहर हो गए 2017 में। 2016 के इलेक्शन में हार गए। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आए, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो कभी मुद्दा रहा ही नहीं जलवायु परिवर्तन। तो ये जो संस्था है इसमें कई मुद्दों की बात होती है। इसमें वित्तीय सहायता की बात होती है, यानी जलवायु वित्तीय की बात, यानी क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है। लेकिन इस मंच का उस तरीके से कोई प्रासंगिकता निकलती नहीं है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो विकसित देश हैं, वो अपने कर्तव्य को नहीं करते। तो उसकी जगह जो ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स वैसा मंच प्रदान कर सकता है कि जो काम UNFCCC की बैठकें नहीं कर पा रही हैं। और भारत वो देश जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। कार्बन फुटप्रिंट की बात करें, भारत देखने में दिखता है कि भाई बहुत बड़े लेवल पर कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। मतलब हालांकि सबसे ज़्यादा तो चाइना जो है कार्बन का एमिशन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन तब भी किसी यूरोपियन व्यक्ति का, अमेरिकन व्यक्ति का हमसे ज़्यादा है। तो उस स्तर पर भारत जो है, जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर हमने हरित ऊर्जा के लिए कई तरह के प्रयास किए हुए हैं, हम नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जिन देशों के पास ये पावर है वो उस चीज़ को दूसरे देशों तक विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ब्रिक्स हमें वो मंच देगा, और जब भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है तो भारत के पास वो मौका है कि इस UNFCCC के जो फेलियर्स रहे, इतने सारे, भले 30 आयोजन हो चुके हैं, लेकिन इसने कोई ठोस परिवर्तन नहीं किया जिससे जलवायु परिवर्तन की दर रुक जाए। और देखिए, जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो केवल ऐसा नहीं होगा कि विकसित देशों को ही प्रभावित करेगा, सबको प्रभावित करेगा। आज चक्रवात की घटना बढ़ रही है, सूखे की घटना बढ़ रही है, कहीं पर जलमग्न की घटना बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं आज की डेट में क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं, और इसका सीधा सा असर मानव सभ्यता को ही चुकाना पड़ेगा। जब मानव सभ्यता इसको चुकाएगी तो उसका असर तो होगा ही। तो इसीलिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर जो दुनिया भी सीरियस नहीं है, तो जो देश इसके अंदर 40% से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं, अगर उनकी भागीदारी है और वो यहाँ इस मंच से कुछ प्रेरणा लें, तो विश्व में बेहतरीन तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए, जो इसका आयोजन कर रहा है और परिवर्तन करने में सक्षम हो सकता है। इसके बाद राइट टू डिग्निटी की बात की जा रही है, गरिमा के अधिकार की बात की जा रही है, और ये मामला है आशा आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनके लिए, जो आशा कार्यकर्ता हैं या आंगनवाड़ियों में जो काम करती हैं महिलाएं, इनकी सुरक्षा और इनकी गरिमा को लेकर बात की गई है कि भाई इनको जो वेतन मिलता है उसको लेकर इनको जो समाज में एक तरीके से सम्मान की बात की जा रही है। और ये मामला है, वैसे तो भारत के सभी राज्यों का है, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल में विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर लिखा गया है। द ऑन गोइंग प्रोटेस्ट बाय आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर इन वेस्ट बंगाल डिमांडिंग देयर वेजेस टू बी इंक्रीज टू 15,000 अ मंथ इज अ सॉर रिमाइंडर ऑफ एफर्ट टू डिनाई देम परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस डिस्पाइट देयर सेंट्रिलिटी टू मैनी नेशनल स्टेट वेलफेयर स्कीम्स। यानी कहा जा रहा है कि भाई जो बंगाल के अंदर अभी एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है आशा और आंगनवाड़ियों वर्कर का, कि उनका वेतन महीने का 15,000 रुपये किया जाए, उनको एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और नेशनल हेल्थ स्कीम से लेकर अभी तक कई ऐसे मामले हुए हैं कि इन आशा वर्करों ने भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग तरीके से अपना स्थान बना रखा है। ये वो ग्राउंड वर्कर्स हैं जो टीकाकरण हो, साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं हों, महिलाओं की बात है जो कहीं तक अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसके अंदर परिवर्तन में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनको ना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल पाता है, न सही तौर पर वेतन मिल पाता है, न समाज में वैसा सम्मान मिल पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है राइट टू डिग्निटी की बात करता है कि हमारे जो सामाजिक न्याय है, हम सामाजिक चीज़ों पर खरे कैसे उतरेंगे जब तक हम सामाजिक न्याय नहीं करेंगे। और ये
ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इन्होंने भरपूर अपना योगदान दे रखा है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। आशा का मतलब होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स। इनकी बात की गई है कि आशा जो वर्कर्स हैं भारत की ग्राउंड लेवल पब्लिक हेल्थ सिस्टम की रीढ़ है, लेकिन इनको वो सम्मान नहीं मिला है। तो इनका काम बहुत ज़्यादा है, वेतन मानदेय बहुत कम है। दूसरा, स्थायी कर्मचारी का इनको कोई दर्जा नहीं है, कोई इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का दर्जा देखने मिलता नहीं है। सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ, पेंशन, बीमा ये सीमित हैं या तो ना के बराबर हैं कई राज्यों में। इसके अलावा इससे गरिमा के साथ जीवन, राइट टू डिग्निटी, इनका कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसी को लेकर ये कलकत्ता में अभी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आशा जो है वो समुदाय आधारित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो नेशनल हेल्थ मिशन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। गांव वार्ड स्तर पर टीकाकरण हो, मातृ शिशु स्वास्थ्य हो, संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करना हो, परिवार नियोजन हो, टीबी, मलेरिया, डेंगू जागरूकता, दुर्लभ बीमारियां, इन सब में इनने बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना चला रखी है, लेकिन आयुष्मान योजना का प्रभाव या आयुष्मान योजना का प्रसार बहुत हो सकता है, हॉस्पिटल्स तक जाना है, लेकिन हमारे यहाँ, हम वो उस देश में हैं जहाँ हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, लोग हॉस्पिटल्स जाने में आज भी कतराते हैं। तो उस जगह पर इन्होंने जो कमान संभाल रखी है ग्रामीण स्तरों पर, उसका कोई भी एक मतलब वो अतुल्य है, इनक्रेडिबल तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनको डिग्निटी मिली नहीं है और जो नहीं दी भी जा रही है, वो एक चिंता का विषय यहाँ पर उभर कर आता है। इसके अलावा कुपोषण की बात करें या एनसीडीज स्क्रीनिंग की बात करें, डेटा रिपोर्टिंग की बात करें, कोविड जैसे संकटों में जो सबसे पहले फ्रंटलाइन भूमिका, कई डॉक्टर्स ने तो देखना बंद कर दिया था, उस समय भी ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्करों ने खुलकर काम किया और अवेयरनेस के साथ साथ, टीकाकरण के साथ साथ जो सुविधाएं मुहैया करा सकते थे वो कराया गया। और ये भारतवर्ष की बात कर रहे हैं हम, किसी एक राज्य की नहीं। तो इसलिए जो हमारे देश के लिए इस लेवल पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम यहाँ पर तय होना अनिवार्य है। और नेशनल हेल्थ मिशन की सफलता के पीछे जो रीढ़ है वो ये लोग ज़रूर हैं। इसलिए यहाँ पर बात की गई है, सरकार और जनता के बीच पहली कड़ी के तौर पे काम करते हैं। तो इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इससे हमारा कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेक्टर है, जो जिसके अंदर आज भी वर्कर्स बहुत कम हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते, ट्राइबल एरियाज़ में नहीं जाना चाहते। तो इस तरीके से जैसे छत्तीसगढ़ के कई ऐसे ट्राइबल इलाके थे जहाँ पर वहाँ की जो ट्राइब्स थी वो डिस्पेंसरीज़ में या फिर जितने पीएचसीज होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, वहाँ जाने में कतराते थे। लेकिन आशा वर्करों ने मिलकर कई तरह के जो हाट बाज़ार लगते हैं उनमें छोटे छोटे स्टॉल्स लगाना स्टार्ट किए, हेल्थ अवेयरनेस वहाँ पर पहुँचाना स्टार्ट किया, महिलाओं के प्रसव को के लिए उनको प्रेरित किया कि भाई जो हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज़ हैं उनको कराया जाए। तो इस तरीके से इनको अगर सुनिश्चित किया जाएगा, अगर रोज़गार के साथ साथ इनको सामाजिक सम्मान भी मिलेगा और साथ में जीवन पर्यंत जैसे बीमा, पेंशन, इन तरह की चीज़ों को जोड़ा जाएगा, तो इस तरीके से हम ग्रामीण स्तर पर एक बहुत उत्थान ला सकते हैं। और साथ साथ इनके जीवन को तो परिवर्तित करेंगे, लेकिन इनसे जो लाभ हो पा रहा है, हम जो एक तरीके से जो पॉलिसीज़ को एकदम भारत के निचले तबके पे ले जाना चाहते हैं, वो और अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये आर्टिकल इसी तरीके से दिया था। इसके बाद सरस्वती पूजा एंड फ्राइडे नमाज कन्वर्ज एट भोजशाला अंडर हैवी सिक्योरिटी शेडो। देखिए, बसंत पंचमी के ऊपर बसंत पंचमी और फ्राइडे दोनों एक ही दिन पड़ गया, ऐसा पहले भी हुआ है। अब आप कहेंगे ये दोनों चीज़ों का क्या अर्थ है? तो देखिए, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी का पूजन किया जाता है और ये जो मामला है ये धार का मामला है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम धार है और यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज के नाम पर ही मध्य प्रदेश में भोपाल का नाम पड़ा है। उन्होंने ही ये शहर बसाया था एक समय पे और वहाँ पर एक झील भी है, वो भी इन्हीं के नाम पर पड़ी है। तो ये राजा भोज का जो राजधानी थी वो धार थी। काफ़ी बुद्धिमत्ता वाले ये शासक थे और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग आर्किटेक्चर्स देखने मिलते हैं। इन्हीं में धार के अंदर इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था और यहाँ पर वाग देवी की यानी सरस्वती जी की मूर्ति भी थी, जो अब ब्रिटेन के म्यूज़ियम में। इसी स्थान पर आगे चलकर जब
ये तो लगभग, अगर हम बात करें 11वीं शताब्दी की बात है, 11वीं शताब्दी के बाद जब भारत में दिल्ली सल्तनत आया तो खिलजी काल में इसी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, कमल मौला मस्जिद कहलाती है। और उसके बाद जब आज़ादी के बाद ये मामला बार बार उभरता रहा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट और कई कोर्ट्स के निर्णय के बाद ये हुआ कि यहाँ पर मंगलवार के दिन जो होता था वो दर्शन के लिए, सरस्वती दर्शन के लिए लोग जा सकते थे, और जो शुक्रवार का दिन है उसको नमाज के लिए तय किया गया था। अब लेकिन ये जो मामला था कि भाई जब बसंत पंचमी और फ्राइडे एक ही दिन पड़ रहा था, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने याचिका दायर की कि हमें, हमारी आस्था का विषय है तो दोनों चीज़ें करनी दी जाए। तो 8,000 के पुलिस बल को यहाँ पे लगाया गया और ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। तो सरस्वती पूजा भी हुई, फ्राइडे नमाज भी यहाँ पे कन्वर्ज हुई भोजशाला में अंडर हेवी सिक्योरिटी शेडोज। तो बसंत पंचमी इन द डिस्पैटेड भोजशाला कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश इन धार was become a 60 in considered confluence from the monstrance of the calendar reveled the spring festival and Friday prayers would over the lap after a decade। तो एक लगभग 10 साल के बाद ये चीज़ हुई है। अगर मैं आपको यहाँ का मैप दिखाऊं तो ये वाग देवी का गर्भगृह है, हालांकि वाग देवी की मूर्ति ब्रिटेन में है। ये एक बीच में हवन कुंड है, यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार ये देखने मिलता है, और 2016 में यहीं से नमाज जो है होना चालू हुई है। तो ये मस्जिद है, ये दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। और अगर हम ये बात करें तो 14 फरवरी 1995 को मंगलवार को यहाँ पर पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की व्यवस्था बनी। ये 1995 से व्यवस्था बनी आई है। 1997 में अगर हम बात करें, कलेक्टर ने आम लोगों के प्रवेश और मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी थी। 31 जुलाई 1997 को आम लोगों के प्रवेश और पूजा पर रोक हटाई गई। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने प्रवेश पर रोक लगा दी थी। 18 फरवरी 2003 को हिंसा हुई, तभी से मंगलवार बसंत पंचमी पर पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई। इसके बाद 15 फरवरी 2013 को बसंत पंचमी शुक्रवार को हुई, माहौल बिगड़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 13 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी शुक्रवार को थी, तो कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा नमाज कराई गई और उसके 10 साल बाद ये वापस से हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 8,000 का पुलिस फोर्स और पूरा का पूरा सुरक्षा बल की तैनाती के बाद यहाँ पर हुआ। तो ये बेसिकली अभी भी ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है, अभी इसी तरीके की व्यवस्था है जिसके बीच में ये कड़ी देखने मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक पाइपलाइन इज़ रनिंग डेंजरसली ड्राई। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, एंटीबायोटिक्स की बात की जा रही है, और ये कई दवाओं के अंतर्गत इस तरह की घटना देखने मिल रही है। अब ये जो दवा है, दवाओं के वैसे अलग अलग प्रकार होते हैं, दवाओं के अलग अलग प्रकार के अलग अलग असर भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैविक कहा जाता है, तो हर दवा का अपना अपना एक कार्य है। तो इसमें जैसे कि भाई एक दवा होती है जिसको कहते हैं एनाल्जेसिक्स, एक दवा होती है जिसको कहते हैं एंटीपायरेटिक्स, एक दवा होती है जिसको ट्रैंकुलाइजर्स कहा जाता है, एक दवा होती है जिसको सल्फा ड्रग्स कहा जाता है, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटा एसिड होता है। तो ऐसे अलग अलग तरह की दवाएं हैं। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है दर्दनाशी, जो दर्द को ख़त्म करे। ये ज्वरनाशी होता है, जो बुखार को ख़त्म करे। ये जो होते हैं प्रशांतक कहलाते हैं, जो मानसिक बीमारियों में दिए जाते हैं। ये सल्फर ड्रग्स जानवरों को विशेष तौर पर दिए जाते हैं। एंटीसेप्टिक चोट वगैरह लगने पर, घाव लगने पर दिए जाते हैं। एंटा एसिड जो है एसिडिटी यानी अम्लता होने पर दिया जाता है। तो हर दवा का अपना असर है। ऐसी एंटीबायोटिक जो है ये जीवाणुओं को मारने के लिए, मतलब शरीर के अंदर जब बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो उसके लिए किया जाता है। लेकिन इस विषय को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी इस मुद्दे को उठाया था। तो इस मुद्दे को अगर हम देखें तो बताया जा रहा था एंटीबायोटिक पाइपलाइन इज रनिंग डेंजरसली ड्राई। Antimicrobial resistance is an emergency as a major public health threat globally. Curbing the overuse of antibiotic is key to tackling it. यानी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का जो प्रसार है, एंटीबायोटिक का पूरा एक साइकिल होता है जिसके तहत इसको लिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में ये बहुत आसानी से अवेलेबल है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आप इन दवाओं को खरीद सकते हैं। लोग कई बार 2 दिन 3 दिन खाकर इनको छोड़ देते हैं, इनका पूरा कंप्लीट डोज नहीं करते। अब इसकी वजह से जो शरीर के अंदर जीवाणु होते हैं, जीवाणु के अंदर प्रतिरोध आ जाता है, और प्रतिरोध आने के बाद वो इन दवाओं का शरीर पे असर करना बंद कर देते हैं।
और मान लिया जाए कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उस पर एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है, इन्फेक्शन शरीर में बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। इसीलिए इस मुद्दे को प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में भी उठाया था कि भाई इस तरीके से ये जो सप्लाई चेन है, जिस तरीके से एंटीबायोटिक बहुत ईजिली अवेलेबल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी लोग उसको सही तौर पर सेवन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जो कि एक हेल्थ इमरजेंसी है। मतलब अगर दवा ही शरीर पर काम करना बंद कर देगी तो फिर दवा का काम क्या रहेगा। तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसको टैकल करने के लिए सॉल्यूशन जो बताया जा रहा है कि ओवर यूज़ इसका बंद किया जाए। नहीं तो शरीर अगर इसके लिए एक तरीके से प्रतिरोध बना लेगा तो आगे एक बहुत बड़ा चिंता रहेगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे पास विकल्प नहीं रहेगा। तो इसको सही तौर पर मॉनिटर करना, बिना प्रिस्क्रिप्शंस के ना देना, डॉक्टर की सलाह के बिना ना खाना, ये बड़ा अनिवार्य हो जाता है। चलिए, इसके बाद हैवी रेन स्नो लैश नॉर्थ इंडिया, चीफ मिनिस्टर मॉनिटर रेस्क्यूज रिपेयर वर्क्स। तो बहुत तेज जो है, बहुत अधिक वर्षा स्नो जो फॉल हुआ है नॉर्थ इंडिया में, और इसकी वजह जो है अगर हम देखें तो ये एक तरीके से रीट्रीट ऑफ मॉनसून की भी बात करें या इस तरफ अगर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जो कि किसके बराबर होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन और जेट स्ट्रीम्स। इन दोनों को, जो जेट धाराएं हैं और टेम्परेट यानी उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात इस जगह पर वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि भारत में दो तरह के आप मानसून सुनते हो, इसको रीट्रीटिंग ऑफ मानसून का भी एक रीज़न बताया जाता है। देखिए, एक चीज़ होती है ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून का आना, जो कि हमारे यहाँ आता है साउथ वेस्ट के रूप में, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, इससे भारत के 80% क्षेत्र में वर्षा होती है, इससे 20% क्षेत्र में वर्षा होती है, और ये मानसून का वापस लौटना कहलाता है, जिसकी वजह से भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, विशेष तौर पर तमिलनाडु के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर जो बर्फबारी है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें और जेट धाराएं जो हैं, ये मिलकर इस वाले क्षेत्र में असर डालती हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो दिशा है, इसकी वजह से अगर उत्तर भारत में बर्फबारी होती है तो फिर दक्षिण की तरफ ये लौट कर आते हैं, तो इस एरिया को भी ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा शीतलहर लाता है। तो अभी बर्फबारी हुई है तो इसका असर होगा कि भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी कुछ दिन ठंड बढ़ेगी। तो उसका रीज़न जो है उठने वाले विक्षोभ है। चलिए, आज का प्रश्न देख लीजिए। आशा कार्यकर्ता मुख्यतः किस स्तर पर काम करते हैं? जिला अस्पताल, CHC, गांव समुदाय स्तर या राज्य सचिवालय पर? मेंस का क्वेश्चन है, ब्रिक्स को एक भू राजनीतिक मंच से आगे बढ़कर जलवायु, वित्त और वैश्विक सहनशीलता को नेतृत्व करना चाहिए। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। जो मैंने आप लोग से बताया भी था, इसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी और भी कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आज के सेशन से आप कुछ नया जानने में ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।